साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंग में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह भगवाल। साथियों, आज का जो एपिसोड है वो एक विशेष होने वाला है, जिसमें कि आप देखेंगे जो आज के संदर्भ में विपक्ष के बैठे हुए लोग चिल्ला चिल्ला के बीजेपी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं और दुनिया भर की हर मुद्दे पे उनको देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। जहां तक मैं समझता हूँ उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैंने बीच में आपको शायद पुराने वीडियो देखेंगे तो हमने काफी कुछ संघर्ष किया है, जीवन में आंदोलन किए हैं बार बार, और कई प्रकार के आंदोलनों से हम लोग उसके साक्षी रहे हैं, जिसका कई आंदोलनों का खुद हमने किया है। तो हमने देखा है कि जो विपक्षी दल आज बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में उस जमाने पर सत्ता हुआ करती थी, उनका चरित्र उस समय पे क्या था, उनके नेताओं का एटीट्यूड जो कहना चाहिए ना, वो क्या थी, उनकी सोच क्या थी, वो पब्लिक को कुछ समझते ही नहीं थे। साथ ही इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ एक, कि कितना बड़ा षड्यंत्र ये लोग करते थे जब ये सत्ता में थे। कुछ पार्टियां जो सत्तासीन रही हैं अधिकतर समय में देश में राज किया है, तो इन्होंने बहुत गहरे गहरे षड्यंत्र किए। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका वीडियो इसी पे परिप्रेक्ष्य पे है और पूरा देखें साथियों, जो आपको थोड़ा आपको जानकारी मिलेगी, अच्छा लगे। साथियों, आपने देखा होगा कि बीच में मालेगांव जो बम कांड था, विस्फोट, पूरे देश के अंदर बड़ी हलचल रही, विदेशों में भी इसकी गूंज रही। तो उसमें काफी लोगों को पकड़ा गया था और काफी लोगों को जो है जेल के अंदर कर दिया गया था। उसको उनमें से एक थी जो थी सुश्री आपकी प्रज्ञा ठाकुर, बहन प्रज्ञा ठाकुर जो थी वो ये लगा के चलिए कि मैन थी। और उसको वो जब उस पर जो केस फाइनल हुआ है, जब वो उसके बाद वो पूरी निर्दोष साबित होकर बाहर आई हैं, तो उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने जो बताया वो काफी आश्चर्यजनक था। साथियों, क्या बताया साथियों उन्होंने, उनका कहना था, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं खाली आपको कोट करके बताना चाह रहा हूं। अगर देश की जनता को मालूम नहीं तो मालूम होना भी चाहिए। यही सच्चा लोकतंत्र है और यही जो है कम से कम लोगों के जानकारी के संदर्भ में। तो साथियों, प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा कि मेरे को बहुत परेशान किया गया। वो बीच में देखा भी होगा कि काफी उम्रदार हो गई और कितने सालों जेलों में रही, कितना, तो कह रही थी कि मेरे को कितना प्रताड़ित किया गया। सत्तासीन पार्टी जो कांग्रेस थी, उसमें उसके नेताओं ने बहुत परेशान किया, मुझे बहुत टॉर्चर किया। आपने देखा होगा हाथ पैर भी उनके लगभग हर जगह जोड़ों में टूट रखे थे और काफी जितना हो सकता था टॉर्चर उससे भी कहीं ज्यादा उनके साथ किया गया। और क्यों किया गया ऐसा, क्यों? सबसे बड़ी बात है कि उनको टॉर्चर करने का मुख्य कारण क्या रहा, ये समझने की बात है और देश की जनता को समझना चाहिए। जो उनका कथन है, उनका कहना था कि मुझको बाध्य किया गया, मुझे बहुत दबाव डाला गया कि आप जो हैं, इसमें जो मालेगांव बम धमाका कांड था, इसमें आप 3 लोगों का नाम उन्होंने लिया कि इन लोगों का नाम लीजिएगा, हम आपको बाइज्जत बरी करेंगे और बिल्कुल आराम के साथ, कोई आपके साथ मारपीट नहीं, कोई आपके साथ कुछ नहीं, आपको पूरी तरह से निर्दोष साबित करके आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन आप 3 का नाम दीजिए। 3 कौन लोग थे साथियों, सोचो। नंबर 1, जो उस समय के प्रमुख थे, आरएसएस प्रमुख जो थे, मोहन भागवत जी का नाम। नंबर 2, जो वर्तमान निवर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम। और तीसरा, जो यूपी को संभाल रहे हैं और जिन्होंने की पूरी गंदगी साफ कर दी, योगी आदित्यनाथ जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। मेरे ख्याल से इतना बड़ा सूबा, एक कायदे में देखा है, अगर विदेशों में आप देखेंगे ना, यूरोपियन कंट्री में, तो ये जो सूबा है उत्तर प्रदेश, ये कई देशों से भी बड़ा है, पाकिस्तान से भी बड़ा है, समझिए। चाहे जनसंख्या का घनत्व तो लीजिए आप, चाहे आप क्षेत्र पर लीजिएगा। तो इस सूबे को संभालने वाले, जो कि कहते थे एक जमाने में यूपी बिल्कुल कबाड़ा, और हम भी छोटे थे तो हम भी सोचते थे कि भाई वहां की सड़कों का बुरा हाल था, वहां गुंडागर्दी बहुत थी, और यहाँ तक कि लोग रात को जगते थे। मेरे को याद है वो जमाना, जब मैं बिजनौर क्षेत्र में एक हमारे चौधरी साहब थे, उनके यहाँ गया, तो वो कहते थे कि रात को यहाँ डकैत आ जाते हैं। तो उनके पास सबके अधिकतर लोग क्या है हथियार रखे रात को छत में जागरण करते थे, सोते समझिए।
कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। तो आज तो देखिए आप क्या स्थिति यूपी की, आप समझिए, मतलब देखेंगे तो आप जानेंगे, चाहे सड़कों का मामला, चाहे पानी का मामला, चाहे बिजली का मामला, चाहे सुरक्षा का मामला। खैर, हम जो बात कर रहे थे, तो इनके उनको बाध्य किया जाता रहा कि आप इन तीनों का नाम लीजिएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। ये बयान सुश्री साध्वी जो है प्रज्ञा ठाकुर जी का है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो ये आप चरित्र समझिए कि इस पार्टी, जो ये कांग्रेस के लोग हैं, आज ये बहुत ज्यादा सफेद कपड़े पहने का आपको बिल्कुल दूध का धुला समझ के बात कर रहे हैं और बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। तो इनका चरित्र क्या रहा आप खुद समझ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब नंबर एक कि ये जो कांग्रेस पूरी पार्टी है, ये तीन लोगों से डरती है। अगर डरती है, अगर किसी से डरती है इस देश के अंदर, तो ये तीन लोग हैं। इसका मतलब से नहीं तो एक बताइए आप, बीजेपी के अंदर नेताओं की कमी है क्या? भाजपा में नेताओं की कमी है क्या? ये बताइए आप। एक एक से बढ़ के नेता है बीजेपी के अंदर, चाहे स्टेट पे लीजिए आप, चाहे सेंटर में लीजिएगा। लेकिन इन तीनों का एक के लिए ही क्यों बाध्य किया जा रहा था, आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये था कि ये तीनों से ही जो अगर डरती है कांग्रेस, तो इन तीनों से डरती है। जो वर्तमान समय के अंदर आप देख रहे होंगे, राहुल गांधी के, मैंने पिछले वीडियो भी आपको बताया था, राहुल गांधी का जो आप देख रहे होंगे कि बार बार क्यों मोदी जी पे वार कर रहे हैं, वो मतलब ये कह के अनगलंत जिसे कहता चाहिए, जिसका कोई सिर न पैर, वो आरोप लगा रहे हैं, जो मुंह में आता बोल देते हैं। अब पता नहीं भैया उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, इतना तो ये सामान्य जनता भी समझ सकती है, गली मोहल्ले में रहने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि अगर आपको किसी पे आरोप लगाना है तो कुछ साक्ष्य तो होना चाहिए, कुछ प्रमाण तो होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आपकी उनकी नजरों में, जिनके नजरों में आपको बड़ा बनना चाहते हैं, वो उनकी नजरों में आप इतने छोटे बन जाएंगे कि वो आपकी अहमियत भी नहीं समझेंगे। फिर अब ये अगर कोई गलती कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है, उसके बहुत सुप्रीम लीडर कर रहे हैं, तो ये तो उनकी कमी है, इसीलिए वो गर्त में जा रही है। मैंने पहले भी बताया था। बाकी ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को बीजेपी से बहुत ज्यादा मोह है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के जो स्टेट लेवल पे बहुत ऐसे काम है कई राज्यों में, खास तौर पे आप उत्तराखंड में दीजिए। उत्तराखंड में क्या समझ रहे हैं आप? कौन पूछ रहा है यहाँ पे? अगर किसी कोई समस्या है तो आप जाइएगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं तो होती हैं। आप बताइए उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड राज्य बना है, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया है, यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, यहाँ के लोगों ने मतलब अपनी आहुति दी है, तो आज संदर्भ में आप देखेंगे तो क्या परिवर्तन हुआ? आप बताइए। आप यूपी के, उत्तर प्रदेश में, वो उत्तराखंड के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है? पहाड़ों के गांव खाली हो रहे हैं, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जो बच्चे थोड़ा पढ़ लिख गए किसी तरीके से, वो तो कहीं फैक्ट्री में लग गए बेचारे, और बाकी तो सब कोई दिल्ली में पढ़ा है, कोई मुंबई पढ़ा है, कोई कहीं पढ़ा है, तो गांव तो खाली हो गए। तो उत्तराखंड बनाने का तो औचित्य में तो समझे, मतलब जो दिख रहा है उसका अनुसार कुछ भी नहीं है। और अगर आप फैक्ट्रियों में या किसी कंपनियों में या किसी विभागों में भी जा रहे हैं, तो वो भी उनकी दुर्दशा है। मतलब संविदा से भी गए गुजरे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो भर्तियां हो रही हैं, तो क्या है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। अब फौज में कितने लोग चले आएंगे? सभी फौजी बन जाएंगे क्या? वो भी 4 साल की नौकरी के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं साहब बिल्कुल बीजेपी का भक्त हूं। बीजेपी का भक्त नहीं हूं भाई, या मैं बुराई जो इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं एक जो सही हमें दिखा और जो स्टेटमेंट है और जो तथ्य हैं उनके आधार पर बताना चाह रहा हूं कि लोगों को ये भी जानना जरूरी है। तो वर्तमान समय में कांग्रेस की ये दुर्गति के कारण भी इनके प्रमुख नेता हैं। आप सोचिए, आज वो बहुत भले बन रहे हैं, अपने को दूध का धुला कहने, लेकिन जनता बेवकूफ नहीं भाई, जनता सब समझती है। आज मैं इसीलिए भी पहले कई वीडियो में बता चुका हूं कि वोट डालना ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। आप समझ नहीं रहे देश के, वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार आपका है। 5 साल में एक बार आपको ये अधिकार मिलता है। इसके लिए भी आप घर में बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जो आपका मन है, जो आपको लगता है कि यार ये सही कैंडिडेट है, तो उसमें पूरी ताकत के साथ का पक्ष लीजिए, उसको जिताइए आप। काम कैसे नहीं होंगे? काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बीच में, नाम तो उस नेताओं का नहीं लूंगा, बीच में एक आंदोलन था, आपको मैंने पिछले वीडियो देखेंगे, उत्तर प्रदेश यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन था तब, उत्तर प्रदेश बन निगम, फिर उत्तरांचल बना, तो हमने देहरादून धरना प्रदर्शन हुआ हमारा, जो लगभग 1 साल तक रहा। तो हम
कुछ काम से जो भी नेता आता तो के पास जाते थे अपनी फाइल लेके। तो एक नेता थे, अब नाम तो मैं उसका कहना वो औचित्य नहीं है, रामनगर के विधायक थे। तो अब ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि नेताओं के क्या स्थितियां हैं। तो हम सचिवालय में गए, हमें टकरा के, हमने उनसे कहा सर थोड़ा हमारा समर्थन कीजिए, ये प्रकरण है, देखिए हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। तो बोल कैसे, कहाँ आए? मैंने कहा सचिवालय में, जो है फॉरेस्ट, अगर वन विभाग का मामला तो फॉरेस्ट सचिव ही होते हैं इसके जिम्मेदार। तो उसमें टोलिया जी थे शायद वन सचिव मेरे ख्याल से, तो अपर सचिव मिले उसमें। तो अपर सचिव मिले भी नहीं, मतलब हम उनके यहाँ पर पहुंचे, वहीं पे था उनका। तो वो जो हमारे विधायक जी महोदय है, वो जो यहाँ का चपरासी पियून था, तो उससे कहा होगा, वो जाने लगे, उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा जा रहे हो? उन्होंने साहब, उन्होंने कहा जी मिलना है सचिव। उन्होंने कहा भैया नहीं है, आप बाहर बैठिए बेंच में। वो बेंच में बैठ गए बाहर, आप लगाओ आप। अब बेंच में बैठ गया आप, क्षेत्रीय विधायक हैं, बताइए आप। ये स्थितियां थी। तो मैंने उसको झाड़ा, फिर मैंने कहा भैया तू जानता है कौन है ये? मैं कहा क्षेत्रीय विधायक है और तू इनसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने कहा तुझे तमीज नहीं है, तुझे भी डर नहीं है? मैं कहा चलो सर अंदर। फिर उनको मैं केबिन के अंदर, मैं कहा ठीक है या नहीं है, उससे क्या मतलब, अंदर लेके गया मैं उनको। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के नेताओं को अगर जनता बनाती है, अपना सिर का ताज बनाती है, तो भैया कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। किसी को दोष मत दो आप फिर कि साहब फलाना ढिमकाना, ये सब बातें नथिंग, कुछ नहीं है। यही चीज है, जब तक आपकी मानसिकता आप बदलाव नहीं करेंगे, एक सही और सुयोग्य लोग को सामने नहीं रखेंगे आप कैंडिडेट को, तो आपका कभी भी भविष्य, आपका तो होगा ही होगा नहीं, आपकी पीढ़ी का भी नहीं होने वाला, जो आज के संदर्भ में साफ दिख रहा है उत्तराखंड के अंदर। मैं आप खाली अपने क्षेत्र का ही बता रहा हूँ ना, उत्तराखंड की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो मतलब स्टेटमेंट प्रज्ञा ठाकुर जी का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। कहने के चाहिए ना, समझने वाले को इशारा ही काफी, कहावत है पुरानी। तो ये इनका चरित्र है, कांग्रेस पार्टी के इनके नेताओं का रहा है। अगर उस समय पे प्रज्ञा ठाकुर इनका नाम लेती, होने को तो कुछ नहीं होता क्या, जब कोई प्रमाण ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इन्होंने, कांग्रेस ने जॉर्ज फर्नींडिस को फंसाया था, आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। उनको भी एक बम धमाके में फंसा दिया गया था, इंदिरा जी का कार्यकाल था। और जॉर्ज फर्नांडिस उसमें किसान नेता हुआ करते थे, मजदूरों के नेता हुआ करते थे, और बहुत बड़ा नाम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इतिहास को जानते हैं या पढ़ते हैं या देखेंगे बैग में, तो जॉर्ज फर्नांडिस का बाद में, खैर वो एनडीए के घटक दलों में रहे और काफी अच्छे मतलब मंत्रालय संभाला। लेकिन उस समय पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज फर्नांडिस का पूरे देश के अंदर बड़ा नाम था, और इस घटना से पूरे देश के अंदर छा गए थे जॉर्ज फर्नांडिस। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, जब गलत है तो गलत है, जब क्योंकि कोई सिद्धि नहीं कर पाया, उनको अंदर कर दिया जेल के, तो वो षड्यंत्र जो था वो दोबारा से रिपीट होने वाला था जॉर्ज फर्नांडिस का। तो साथियों, यही चीजें हैं जो हमें समझनी है, हमें देखनी है कि किस प्रकार से आज के संदर्भ में लोग जो है, या जो हमारे, जिनको हम अपना सिर का ताज समझते हैं, अपना मतलब ये समझते हैं कि हमारे वो है, ये एक तरह से कि भाई गार्जियन समझते हैं, उनका, उनके पद चिन्ह में चलने की सोचते हैं, तो उनका चरित्र क्या है, ये देश को समझना चाहिए सभी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी खराब है, किसी भी पार्टी के अंदर कभी सभी खराब नहीं होते, सभी अच्छे नहीं होते। लेकिन जहां पे जो चरित्र और जिसने जो धोखा किया है, अगर हमारे पास सच्चाई सामने आती है तो हमें बताना जरूरी है, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है साथियों, और राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। और मैंने बताया कि जीवन में संघर्ष जिसके जीवन में नहीं है, कुछ भी नहीं देखा उसने, कुछ भी नहीं जाना, नहीं आने वाली पीढ़ी को कुछ करा सकता है। तो इसी के साथ आज का में इतना ही साथियों। अगले अंक में फिर आपके साथ कोई नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। वंदे मातरम।